567 Rajarani Superfast Special from Kolkata to Patna via Begusarai, Mokama has arrived on platform. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स का जो शो है उसमें हम लोग जो आज थोड़ा सा बाहर कहीं निकले हुए हैं, तो आज का वीडियो जो आप लोगों का इसी तरह से अपलोड किया जाएगा। तो जैसा कि आज जो करंट अफेयर्स में है आपका 21/1/2021 के लिए, तो आज का वीडियो जो है हम थोड़ा सा बाहर बता दिया आप लोगों को कि बाहर निकले हुए हैं, तो आप लोगों के जो वीडियो बनेगा तो इसी तरह से अपलोड किया जाएगा। तो अभी आप लोगों के सामने जो दिल्ली का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस चीज़ के लिए कोऑपरेट करेंगे। तो ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा होल्ड करेगा ताकि कैमरा को जो है थोड़ा सा वो नीचे टर्न करना होगा ताकि आपको कंटेंट पूरी तरह से दिखाई दे। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम लोग पुनः उस चीज़ को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, हम पहले फ़िलहाल जो आप लोगों का क्वेश्चन जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यमुना प्रदूषण पर एनजीटी की कमेटी से रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कृषि कानून को वापस लेना किसानों के हित में नहीं। तीसरा है, ईरान सहित 6 देश नहीं कर सकेंगे यूएन में वोटिंग। ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियम बदलने की तैयारी। नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप में भारत दूसरी बार बना विजेता। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना इजराइल से आगे निकली पाकिस्तानी सेना। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुई खासला एड खालिस्तान को लेकर चल रही जांच। देश की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा का हुआ उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद है आपका अमेरिकी आविष्कारक को रोलर कोस्टर के लिए मिला पेटेंट। उसके बाद चीन का एक है जो कि 620 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। हिंसा की आशंकाओं के बीच बाइडेन और कमला हैरिस कल लिए शपथ। तो इसके बारे में सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आइए, जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को एक चीज़ याद रहना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मांगी यमुना प्रदूषण पर एनजीटी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले यह कहा गया है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए बहुत सारे निगरानी करने की जिसे गठन किया है, उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, तो आप सभी को ये याद रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है के लिए कमेटी के लिए दी गई सिफारिशों और उन पर अमल करने के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। ठीक है, यह निर्देश प्रधानमंत्री को जो न्यायाधीश होते हैं एयर बोर्डर्स की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने यमुना नदी के प्रदूषण मुक्त बनाने के मामले में सुनवाई के दौरान यह मालूम किया था। ठीक है, तो जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने नदियों के प्रदूषण के मुद्दे पर पिछले सप्ताह भी कुछ स्वतः एक संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू किया था। ठीक है, कोई ने इस संबंध में सबसे पहले जो है यमुना नदी के प्रदूषण मुक्त करने पर सुनवाई शुरू की है। मंगलवार को यह मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली जो जल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जिसको इसका नाम मीनाक्षी अरोरा ने बताया कि एनजीटी ने यमुना नदी को प्रदूषित मुक्त करने के लिए उस कमेटी की रिपोर्ट मांगकर कमेटी से यमुना को प्रदूषित मुक्त करने के लिए की गई सिफारिश और उन पर हुए अमल के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। तो आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि जो यमुना नदी है ये आपका जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है, ये बहुत ही प्रदूषित होती हुई जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि यमुना नदी, इसको देखने के लिए आप दिल्ली जाकर देखिए कभी, जो आगरा स्थित जगह पर है, वहाँ पे जो यमुना नदी का हाल है वो बेहद ही दयनीय हाल है। इस चीज़ों को देखते हुए जो हमारे जो दिल्ली के जल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिनका नाम जो कि एक वरिष्ठ वकील भी हैं जिसका नाम मीनाक्षी अरोरा है, तो उन्होंने यह यमुना नदी को प्रदूषित मुक्त करने के लिए जो है एक कमेटी को रिपोर्ट मांगी है। तो इन सब सारे फैक्ट को आप लोग याद रख लीजिएगा कि यमुना नदी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है एक कमेटी गठित की है। ठीक है, तो अगले चलते हैं कि कृषि कानून को वापस लेना किसानों के हित में नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया हुआ है कृषि कानूनों को वापस लेने में किसानों के हित में नहीं है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर ये क्या है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पिछले 2-3 महीने से जो कृषि कानून एक्ट जो भारत सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे जो किसान की जो मांगे हैं उसको सुना भी जा रहा है, फिर बहुत सारे बैठक भी हुए इसमें। तो उसमें जो यह कहा गया है कि अगर किसी कानून की जो बैठक है उसमें जो किसान का जो राय है वो उसके हित में नहीं है, वो सरकार के हित में ही जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके पूरे फैक्ट को डिटेल से एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि क्या है ये नई कहानी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नए कृषि कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष समिति मंगलवार को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। इस दौरान में समिति के सदस्यों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद समिति के जो अध्यक्ष हैं, शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि इन कानूनों को ज़्यादा ज़रूरत है, यदि इन कानूनों को वापस ले लिया जाता है, तो मान लीजिए कि जो कृषि कानून बनाया गया उसको अगर वापस ले लिया जाता है तो अगले 50 साल तक कोई भी पार्टी कृषि सुधार के लिए प्रयास नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ऐसा इनका कहना है। तो इन्होंने कहा कि समिति में उन सभी किसानों की बात करेंगे जो कृषि कानूनों का समर्थन या विरोध कर रहे हैं। इसके अनुसार ही रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी जैसा कि आप सभी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो किसान आंदोलन है, इसमें जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको जो फंडिंग है वो एक अमेरिका के जो एक जाने माने वकील हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये उनका थोड़ा सा नाम हम भूल रहे हैं, तो उस पर एक अलग सेशन वीडियो ला रहे हैं हम इसके बाद। तो आप लोगों को बताएंगे कि मतलब जो उसकी ट्रेड फंडिंग उसके द्वारा किया जा रहा है। इसके द्वारा जो विरोधियों का कहना है कि ये सरकार के द्वारा कोई एक आरोप लगाया जा रहा है, और लेकिन सरकार का कहना है कि अगर ऐसा है तो उसकी छानबीन की जा रही है। देखते हैं कि इसका कहाँ हद तक इसका पता चलता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कृषि कानून है इसमें कहा गया है उसी कमेटी के द्वारा अगर इसको समाप्त कर दिया जाता है तो अगले 50 साल तक कोई भी इसके ऊपर सोचेगा ही नहीं, इसके बारे में, कृषि कानून के बारे में। तो आप लोगों को पता नहीं, थोड़ा सा हम थोड़ा बाहर निकले हुए हैं, तो फिलहाल ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़, हमको तो लग रहा है कि आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा जो साइड से है तो उसको आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए अगले देख लेते हैं क्वेश्चन को। ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियम बदलने की तैयारी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग पहले कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे विदेशी निवेश जो है ई कॉमर्स में, पहले तो हम लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स होता है क्या है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है या ऑनलाइन आप कुछ भी मंगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये सारे जो ई कॉमर्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो मतलब जो कि आपका ऑनलाइन मतलब सामानों की खरीद बिक्री होती है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक आपका अकाउंट्स का पार्ट है। तो इसमें हम लोग जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो ये सब के एग्जांपल हो गए, ओएलएक्स हो गया, ये सारे जो हो गए हैं आपका परचेजिंग और सेलिंग जो एप्लीकेशन है, ये सारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो नई दिल्ली के राइटर भारत सरकार ने ई कॉमर्स में विदेशी निवेश के नियमों को बदलाव करने की तैयारी कर रही है। मतलब जैसे कि विदेशी जो भी आपका कंपनी है उसके नियम जो विदेशी कंपनियों के ऊपर लागू होंगे उसके लिए तैयारी कर रही है, ठीक है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ठीक है कि इसमें कई कॉमर्स, इससे ई कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज फॉर्म अमेजन की मुश्किलें हो सकती हैं। तो इसमें कहना है कि अमेजन को बहुत सारा मुश्किल हो सकता है जब इस कानून को लगाया जाएगा। तो अमेजन को अपने कुछ बड़े एसेट्स में गठजोड़ का स्वरूप बदलना पड़ सकता है, ठीक है। भारत ने विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को केवल मार्केट प्लेट्स के तौर पर परिचालन की अनुमति है जहां खरीद और बिक्री एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नए कानून आने वाला है इसमें कुछ सारा कानून को जो चेंज किया जा रहा है कि उसको किस ढंग से अपने यहाँ पे व्यापार करना होगा, तो उन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो आप लोग समझ गए। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, अब लगा ई कॉमर्स समझ गए आप लोग क्या होता है। तो चलिए एक देखिए, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा उससे। नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप में भारत दूसरी बार बना विजेता, ठीक है। तो जानेंगे कि क्या है नेत्रहीन क्रिकेट, कब इसकी शुरुआत हुई और कब भारत दूसरी बार, तो पहली बार विजेता कब बना। तो चलिए हम इसको विस्तार से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कल आपका जो था वो आपका डेट था कितना, कल आपका था 20 जनवरी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 20 जनवरी, ठीक है। तो 20 जनवरी आपका कल डेट था। तो कल ही के दिन जो आपका 1998 में है, ठीक है, कल ही के दिन आपका
भारत में संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान को हराकर नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया था। ठीक है, 2018 में जो आपका भारत था वो पाकिस्तान को हराकर जो कि संयुक्त अरब अमीरात जिसको AUU कहते हैं, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप अपने नाम किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी। ठीक है, उसकी मैच के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी जिसमें उसने 307 रन बनाए थे। भारत ने 39 रन में ही उन लोगों को अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया और 312 रन में, ठीक है, में भी भारत ने पाकिस्तान को 29 रनों से हराकर खिताब जीता था। नेत्रहीन विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी 1998 में हुई थी, जिसका पहला सीजन दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेत्रहीन क्रिकेट का जो शुभारंभ हुआ था वो 1998 में हुआ था और पहले जो कौन जीते थे, दक्षिण अफ्रीका इसको जीता था। ठीक है, तो इसके बाद यह खिताब एशिया के बाहर किसी टीम ने नहीं हासिल किया। तो यह उसके बाद जो खिताब है यह एशिया में ही रह गया, उसके बाद कोई इसको नहीं जीता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर भारतीय सेना इजराइल से आगे निकली पाकिस्तानी सेना। तो जानेंगे कि हम क्या है पाकिस्तानी सेना के बारे में और इंडिया की सेना के बारे में, सबसे ताकतवर सेना के बारे में, सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे बेहद विस्तार से। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना इजराइल से आगे निकली पाकिस्तानी सेना। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में है वो कहता है कि पाकिस्तान की जनता को खंगाली में झोंक कर, मतलब वहाँ के जो जनता है उसको खंगाली में मतलब कंगाल करके, ठीक है, बेतहाशा खर्च करने वाले जो पाकिस्तानी सेना विश्व की 10वीं सबसे ताकतवर सेना बन गई है। तो 10वीं सबसे ताकतवर सेना बन गई है। ठीक है, तो अंडर 10 में आ गया है पाकिस्तानी सेना। तो इनका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसका ये जान को पता होना चाहिए कि क्या है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये एक आपका इंडेक्स जारी करता है कि मतलब फायर के क्षेत्र में सैनिक के मामले में। कि ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान की सेना को 133 देशों में, ठीक है, कितने देशों में, पाकिस्तानी सेना को 133 देशों में जो आपका है 10वां स्थान मिला है। पाकिस्तान ने जो है इजराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब सैनिक के मामले में। उधर भारत ने इस ताज़ा रैंकिंग में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। भारत जो है चौथे स्थान पर है। तो पहला स्थान आपका इसमें आता है अमेरिका का, उसके बाद आता है आपका रसिया का, तीसरा स्थान आता है चीन का, चौथा स्थान किसका आता है, भारत का। इसी तरह जो आपका अंडर 10 का जो है उसमें पाकिस्तान 10वें नंबर पर है, जिसने आपका इजराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है वो 2021 में जो ग्लोबल पावर इंडेक्स के अनुसार 2021 में टॉप 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र देश है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। यह रैंकिंग 50 फैक्ट्स पर बनाई जाती है। ये रैंकिंग जो है 50 फैक्ट्स पर बनाई जाती हैं और सबसे जिसमें जो जहाँ पे था वहीं पे था, लेकिन 2021 में जो है ग्लोबल फायर पॉइंट इंडेक्स के अनुसार 15 जो टॉप 15 देशों में उसमें जो आपका है वो 10वें स्थान पर आ गया है। तो इसमें जो है ग्लोबल पावर पॉइंट इंडेक्स जो है 50 फैक्ट पर बनाई जाती हैं। इसमें सैन्य ताकत से लेकर वित्तीय और लॉजिस्टिकल क्षमता और भौगोलिक ताकत शामिल हैं। पाकिस्तान को 0.2083 स्कोर मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पाकिस्तान को 0.283 स्कोर मिला है। पाकिस्तान ने पिछले साल की अपेक्षा में वर्ष 2015 में 5वें स्थान उछाल किया है। ठीक है, और इसका मतलब है कि पिछले वर्ष जो था वो 15वें स्थान पे था, इस बार 5 स्थान उछाल किया है तो वो 10वें स्थान पर आ गया। तो इस सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। और जैसा कि यहाँ कह रहा है पाकिस्तान इस सूची में इजराइल, कनाडा और ईरान, इंडोनेशिया से भी आगे हो गया है। पाकिस्तान कुल बजट में $7 अरब जो है रक्षा पर खर्च करता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान जो है 7 अरब जो है डॉलर जो है आपका, जो इसका साइन इस तरह से होता है, $7 अरब जो है वो रक्षा पर खर्च करता है। इस सूची में अमेरिका की सेना सबसे ताकतवर बनी हुई है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत को चौथे स्थान दिया गया है। भारत की पावर इंडेक्स रेटिंग में जो भारत को मिला है पावर इंडेक्स रेटिंग में वो मिला है आपका 0.1214
ठीक है, ये भारत को मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेंगे। भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राज़ील का नंबर है। ठीक है, तो जिसे आपको बता दें कि ग्लोबल पावर इंडेक्स जो है कि यह रैंकिंग ऐसे समय पर आई जब भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। अभी जो भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच में जो है, जो इंडिया के अगेंस्ट है, वो आपका टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान और चीन की सेना की पाक अधिकृत कश्मीर में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत ने राफेल फाइटर जेट को मार गिराने का संयुक्त अभ्यास भी किया है। तो चलिए हम ये सब सारे फैक्ट्स को याद कर लेंगे। ग्लोबल पावर पॉइंटिंग इंडेक्स क्या है? ये एक आपका सेना के जो आपका क्षमता है उसको इंडिकेट करने के लिए दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए खासला एड खालिस्तान को लेकर चल रही जांच। तो चलिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसके बारे में जो जांच चल रही है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि जैसे कि आपका पता होना चाहिए कि कनाडा के 2 सांसदों ने ब्रिटेन की सिखों की संस्था खासला एंड को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनाडा के जो सांसद हैं ने ब्रिटेन की जो सिखों की संस्था है उसे खासला एंड नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। संसद टीम उत्तल और परमबीत सिंह ने कहा कि खासला एंड दुनिया भर में आपदा से प्रभावित इलाकों में गृह युद्ध से जूझ रही देशों में मानवीय सहायता मुहैया कराती है। ठीक है, तो आप सबको इस पॉइंट्स को याद कर लेना होगा। खासला एंड पर भारत में खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप है और NIA उसकी जांच कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान इस संस्थान ने ही किसानों की काफ़ी मदद की थी। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कभी कोरोना काल में भी बहुत सारे जो खासला पंथ के लोग थे उन्होंने इसमें मदद किया था। ठीक है, तो खासला एंड की स्थापना वर्ष आपको पता होना चाहिए। खासला एंड की स्थापना जो है 1999 में भारतीय मूल के रविंद्र सिंह ने कोसोवी के शरणार्थियों की स्थिति को देखकर की थी। ठीक है, तो खासला एड का दावा है कि अगले इंसान और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उसने लोगों की सहायता की है। सांसद उत्तल ने सोमवार को ट्वीट कर घोषणा की कि खासला एंड को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया। तो खासला को क्या किया गया? 2021 के लिए 2021 शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इस साल डोनाल्ड ट्रंप भी दावेदार हैं। तो इन सारे फैक्ट्स को आप लोग याद कर लेंगे। खासला एड ब्रिटेन के अलावा भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सक्रिय हैं। खासला एड ने कहा कि वह नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किए जाने से बहुत विनम्र महसूस कर रही है। बता दें कि भारत में खासला एड को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। खासला एड ने ही दिल्ली में टिकरी सीमा पर किसान मॉल की स्थापना की थी, जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के लिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने खासला एड के खिलाफ जांच शुरू की है। खासला एड पर अमेरिका के विवादास्पद संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ संबंध रखने का आरोप है। सिख फॉर जस्टिस भारत में खालिस्तानी आतंकी गतिविधियों का समर्थन करती है। तो ट्वीट कर कई लोगों ने खालिस्तानों के साथ संबंध रखने के आरोप खासला एड को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने पर हैरानी जताया है। तो इन सब सारे पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे कि खासला कहाँ पे पाया जाता है और क्या है इसका। अब अगला क्वेश्चन है, देश की पहली परमाणु भट्टी अप्सरा का हुआ उद्घाटन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है कि कल ही के दिन 1997 में जो है आपका विश्व जो परमाणु भट्टी है ये आपका मुंबई में स्थित है, जिसके जो प्रधान है इसको मतलब इसका शुभारंभ करवाया था वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ था। तो ये पहली परमाणु भट्टी था जो कि अभी महाराष्ट्र में मुंबई में है। 1957 में इसका शुभारंभ हुआ था। तो अगला क्वेश्चन, अमेरिकी आविष्कार को रोलर कोस्टर के लिए मिला पेटेंट। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट एक होता है कि किसी कंपनी को दिया जाता है या किसी संस्था को दिया जाता है या किसी जो कोई चीज़ को आविष्कार करता है उसको दिया जाता है, ताकि वह जो जिस मॉडल को बनाया है वह उसको कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। यही पेटेंट कहलाता है। और पेटेंट में यह होता है कि मतलब इसको एक लिमिट समय के लिए दिया जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इसके लिए पेटेंट, ताकि वो दिखाता है उसके आविष्कार में कितनी मतलब सच्चाई है और कितने अच्छा है, उसके आधार पर इसको पेटेंट दिया जाता है। तो पेटेंट का मतलब होता है कि रजिस्टर हो जाता है उसके नाम से कोई भी चीज़। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये अमेरिका के जो एक रोलर कोस्टर हैं, जो एक झूला होता है, ठीक है,
ये अमेरिका में जो है इसके आविष्कारक हैं एल थॉमसन को रोलर कोस्टर डिज़ाइन के लिए पेटेंट मिला है। ठीक है, साल भर पहले ये रोलर कोस्टर बना चुके थे। ठीक है, कई राइड्स इलाज की जिसमें उन्होंने फायर ऑफ द ग्रेविटी राइडर्स कहते हैं इसको, आपको फायर ऑफ द ग्रेविटी राइडर्स कहते हैं किसको, एल थॉमसन को, जो कि रोलर कोस्टर के निर्माता हैं। और आपको एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि 620 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चलने वाली स्पीड ट्रेन, जो कि आपका एक चीन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, बीते दिनों में एक हाई स्पीड मैगलेवे, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया है, जिसकी गति 620 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, इसके लिए उच्च तापमान सुपर कर्लिंग ATS मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। इसमें ट्रेन ट्रैक के ऊपर यूं प्रतीत होती है, मतलब ट्रैक के ऊपर चल रही है, इसे प्रतीत होती है मानो या चुंबकीय पटरियों पर तैर रही हो। बीते दिनों चेन्नई में साउथ वेस्टर्न और यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने स्वदेशी विकसित प्रोटोटाइप और 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर जो इसका रेंजिंग है, उसके आधार से इन्हें मैग्नेट ट्रैक को सार्वजनिक किया। इस ट्रेन में पहिया नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रेन में जो है आपका जो व्हील होता है, व्हील जिसको कहते हैं पहिया, वो नहीं लगा हुआ। ये चुंबक बेसिस पे कम कर रहा है और पटरी से थोड़ा उठी भी प्रतीत मालूम चलती है। तो आपका अगला लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हिंसा की आशंका के बीच बाइडन और कमला हैरिस कल लिए शपथ। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कल है 20 जनवरी था, कल ही के दिन जो आपका थे जो बिडेन और आपके जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, उन्होंने कल शपथ ली। तो यह शपथ समारोह में जो व्हाइट हाउस के तरफ से जाने वाले रास्ते थे, सभी को सील कर दिया गया था। सभी ट्रैफिक को सुचारू रूप से देखभाल किया जा रहा था, ताकि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना भड़के, इस सब चीज़ के लिए ध्यान दिया गया था। तो चलिए, हम लोग इस सारे फैक्ट को समझ लिए हैं, क्या क्या देश दुनिया में हो रहा है। तो उससे क्या आप लोगों के लिए नॉलेज के पर्पज़ से या जानकारी के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, हम लोग अब आगे का जो क्लास है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम अभी इस तरह से वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि थोड़ा सा हम बाहर निकलें, तो आप लोगों का क्लास बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने इस तरह का जो प्रयास शुरू किया। तो चलिए, इस प्रयास को आप लोग, मैं उम्मीद है सराहनीय कदम दीजिएगा। तो चलिए, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद।